नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। गृह मंत्री अमित शाह आज मीडिया के सामने आए, या यूं कहें कि न्यूज एजेंसीज के सामने आए। एएनआई और पीटीआई को उन्होंने संसद सत्र के दौरान बाइट दी। हालांकि ये भी एक अचरज ही है, क्योंकि बहुत कम गृह मंत्री को इस तरह से बाइट देते हुए देखा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं सदन में आने को तैयार हूं, हर रोज सदन में आता हूं, और ये कहना गलत होगा कि वो संसद नहीं आ रहे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम उनका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, हमें एक लाइन में जवाब चाहिए कि किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, किसने पैलेट गन चलवाई। यानी अब यह साफ हो गया है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का गतिरोध नहीं टूटेगा। इसी मसले पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रांत। सर, गृह मंत्री जी आज सामने आए और बोले कि मैं तो रोज सदन में आ रहा हूं, रोज वहां पर आता हूं, लेकिन हाउस में जाकर क्या करें, वो तो चल ही नहीं रहा। अगर विपक्ष शांत हो, उनकी बात सुनने को तैयार हो, वो तो लंबी बहस करने के लिए तैयार है, 24 घंटे की बहस करने को तैयार है। देखिए विक्रांत, सदन में आए या नहीं आए इस पे थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको लौह पुरुष विद इन कोर्ट और चाणक्य विद इन कोर्ट कहा जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आज देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और तकलीफ भी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा अपराधग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा तनाव था, वो परेशान दिखाई पड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जरूर कौंध रही होगी लगातार कि पिछले 20 दिन से मैं सदन में नहीं गया। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने खुद कहा कि मुझे लापता कहा गया, भगोड़ा कहा गया, गायब कहा गया, तो ये वो शब्द हैं जो दरअसल उनको अंदर अंदर चुभ रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि वो ये तो नहीं मानेंगे कि मैं तो लापता हूं या मैं गायब हूं या मैं भगोड़ा हूं, ये तो कुछ नहीं मानेंगे वो। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? इसका मतलब यह है कि विपक्ष ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया या सोशल मीडिया पे जो शब्द चल रहे हैं उनको लेकर वो उनको अंदर से पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से तकलीफ भी दे रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी, बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे थे, और ऐसा साफ लग रहा था। और कम से कम पिछले 10-12 सालों में पहली बार मैंने ये देखा कि अमित शाह इस कदर जिसे कहते हैं कि शोल्डर्स ड्रूपिंग, यानी आपके कंधे झुके हुए थे। तो वो क्यों है? जबकि अमित शाह की छवि एक ऐसे नेता की है जो बहुत ही आक्रामक है। संसद के अंदर जब बोलते हैं तो अच्छा होमवर्क करके बोलते हैं। वो अक्सर विपक्ष को निरुत्तर कर देते हैं, ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी डिबेट को वो लूट लेते हैं। लेकिन वही शख्स अगर उसके अंदर वो आक्रामकता न दिखाई पड़े, वो डिफेंसिव दिखाई पड़े, उसके उनके कंधे झुके हुए हो, बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर हो, और वो एक तरीके से असहाय और बेबस अपने आप को पा रहे हो, और फिर एक ऐसा तर्क गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद किसी के गले नहीं उतरने वाला। वो कह रहे हैं मैं तो रोज संसद आता हूं। बहुत अच्छी बात है। संसद में आना और सदन में आना ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि संसद में आकर अपने चैम्बर में बैठना और वहां से कुछ कदम चलकर सदन में आना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब सवाल तो अमित शाह से यही पूछा जाना चाहिए, जो पीटीआई और एनआई के वहां पे कैमरे थे, उनके रिपोर्टर्स को पूछना चाहिए कि भाई जब आप संसद में आ रहे हैं तो सदन में क्यों नहीं आ रहे? भाई किसने आपको रोका है? आप आके बैठ जाएं, कोई रोक रहा है आपको? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हंगामा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? विपक्ष बाइकआउट करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? विपक्ष नारेबाजी करेगा। यही तो करेगा ना भाई। हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा कि वो भाषण दे रहे थे और पूरा विपक्ष लगातार नारे लगा रहा था, लेकिन वो तो उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। तो अमित शाह इस बात को नहीं समझा पाए कि दरअसल वो सदन में तो आते हैं, लेकिन सदन में क्यों नहीं आ रहे। और इस सवाल का जवाब उनके पास दरअसल नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी 2 बजे विपक्ष लिख कर दे दे स्पीकर महोदय को और 3 बजे हम डिबेट करा देंगे। पहली बात तो ये जो सरकार का जो तर्क है या जो गृह मंत्री का तर्क है कि मैं डिबेट करा दूंगा, ये उनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार स्पीकर महोदय का है। स्पीकर महोदय तय करेंगे कि किस पर चर्चा होगी, किस पर चर्चा नहीं होगी। क्या वो ये हिंट कर रहे हैं कि मैं स्पीकर को डिक्टेट करता हूं? अगर ये कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनको ये कहना चाहिए कि सरकार सदन के अंदर डिबेट करने के लिए तैयार है, स्पीकर और विपक्ष के साथ मिलकर हम समय तय कर लेंगे।
लेकिन आप ये कहें 2 बजे दीजिए, 3 बजे में तैयारी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि स्पीकर का जो विशेषाधिकार है उस पर भी एक तरीके से अंकुश या ग्रहण लगा हुआ है। ये तो उनके बयान से बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब दूसरी बात यह है कि भाई विपक्ष क्या पूछ रहा है? विपक्ष यही कर रहा है ना कि भाई लाठी चार्ज किसने कराया, आपके कहने पे हुआ या आपकी बेखबरी में हुआ? अगर आपके कहने पे हुआ तो आप कल्पेबल हैं। और राहुल गांधी ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए उसमें साफ तौर पर कहा अगर आपके कहने पर लाठीचार्ज हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कल्पेबल और आप इस्तीफा दीजिए, और अगर आपके कहने पर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो आप नकारे हैं, तब भी इस्तीफा दीजिए। तो असल सवाल है कि किसके कहने पर इस तरीके का ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ? ब्रूटल लाठीचार्ज का मतलब क्या? पैलेट गन। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई बच्चों की आंखें जा रही हैं, किसी के कान पे चोट लगी हुई है, वो नुकीले कील लगे हुए लाठियों से वार किसके कहने पे हुआ है? कितने बच्चों को चोटें आई हैं? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अगर वाकई में संसदीय परंपरा का एहसास होता या संसदीय परंपरा के प्रति अगर कोई जागरूकता होती तो गृहमंत्री 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, 21 तारीख को सदन में आते, खुद सुओ मोटो सदन के अंदर बयान देते और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होता या जो भी उनको कहना था वो कहते, और उसके बाद ये पूरा मामला अपने आप खत्म हो जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपराध बोध, एक ग्लानिग्रस्त गृहमंत्री जी हैं, और इसीलिए वो इतने दिनों से सदन में आने से बचने की कोशिश कर, मैं ये नहीं कहूंगा लापता है, लेकिन सदन में आने से निश्चित तौर पर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल सवाल है। साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि जब आदमी ग्लानिग्रस्त होता है या आदमी से लगता है कि उससे बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, जब आदमी अपराधबोध होता है तब वो सामना करने से बचता है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही समझदार गृहमंत्री के तौर पर, जिनको चाणक्य लोग कहते हैं, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने अपनी दोनों छवियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अगर चाणक्य थे तो उनको इस बात का अंदाजा पहले होना चाहिए कि लाठीचार्ज के क्या नुकसान होंगे, और अगर चाणक्य थे तो छात्रों के आंदोलन को इतना बड़ा होने से पहले उसको रोक देते, और अगर वो वाकई में लौह पुरुष थे तो संकट की इस घड़ी में जब सरकार फंसी हुई है तब वो सदन में आते, पहले दिन उसका सामना करते और इस पूरे मुद्दे को खत्म कर देते। 20 दिन से विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ दिया है और वो नैरेटिव बहुत साफ है कि सदन से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे समय में गायब हैं जबकि पूरा देश उस मुद्दे पर चर्चा और विमर्श कर रहा है और चाहता है। तो प्रधानमंत्री भी गायब और गृह मंत्री भी गायब, और सदन खत्म होने के एक दिन पहले आके कह रहे हैं मैं तो बहस के लिए तैयार हूं। भाई जिस पर जवाब देना, जिस पर पूरा देश जवाब चाहता है वो जवाब दीजिए, मामले को खत्म करिए। क्यों नहीं कर रहे? सर, आज राहुल गांधी ने जब बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो अब गृह मंत्री के भाषण को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री ये चाहते हैं कि लंबी चर्चा और उसके बाद नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और तमाम चीजें जो आमतौर पर देखा जाता है जवाब में हर चीज को लिया जाए, तमाम लंबी चर्चा हो, लंबा जवाब हो। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि सीधा टू द पॉइंट जवाब चाहिए कि पैलेट गन किसने चलवाई, किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया। क्या ये रुख सही नजर आता है? क्या समग्रता से देखने की जरूरत नहीं है? क्या सिर्फ इसी चीज पर बात को अटकाना, क्या ये ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं विक्रांत जी। अगर आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती, बीजेपी विपक्ष में होती, इसी तरीके का लाठीचार्ज होता तो बीजेपी क्या करती? संसद चलने देती? गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछती? और अगर सवाल नहीं होते तो क्या वो संसद चलने देते? देखिए, ये बहुत करीने से पिछले 10-12 सालों में ये फैलाया गया, एक नैरेटिव बढ़ा गया है। भारत का विपक्ष तो बहुत कमजोर है, हमें मजबूत विपक्ष की जरूरत, ऐसा प्रधानमंत्री जी खुद सदन के अंदर कह चुके हैं। हमें मजबूत विपक्ष की जरूरत है क्योंकि लोकतंत्र चलाने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये बड़े कमजोर लोग हैं, ये तो खुद ही बीजेपी कहती रही है, खुद प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं, खुद गृह मंत्री जी कहते रहे। अगर पुराने टेप उठा के देख लिए जाए तो उन सब बातों को एक बार नहीं कई बार कहा गया है। अब जब विपक्ष मजबूत हो गया है तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री दोनों सदन से बाहर है। भाई क्यों? तो मजबूत आप ही तो कह रहे थे विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत हो गया, जब आपकी जवाबदेही मांग रहा है, तब आप सदन में नहीं आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस देश को एक मजबूत विपक्ष के साथ साथ एक मजबूत सरकार भी चाहिए। ये तर्क उलट दीजिए इसको कि देश को अब एक मजबूत विपक्ष मिल गया है, लेकिन देश में जो सरकार है वो बहुत कमजोर है, वो विपक्ष के सवालों का सामना नहीं कर पा रही है।
दो उनके सबसे पावरफुल नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सदन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जेनजी ने गाली दी, मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूं, वो एक अलग प्रश्न हो गया। लेकिन विपक्ष तो आपसे पूछ रहा, भाई आखिर जवाब दे दीजिए ना। अगर मान लीजिए अगर किसी पुलिस कमिश्नर ने गलती की है तो सैक करिए उसको। भाई लोकतंत्र पे तो जवाबदेही तय होती ना। बिल्कुल। अगर किसी डीसीपी ने गलती की तो उसको सस्पेंड करिए, टर्मिनेट करिए, इंक्वायरी का ऑर्डर करिए। जांच भी नहीं करेंगे, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेंगे, बच्चों की आंखें जाती रहेंगी, आप उस पर सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, और उसके बाद फिर बोलेंगे कि नहीं मैं तो बहस के लिए तैयार हूं। और बहस आप नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के परदादा से आप शुरू करेंगे, तो ये कैसे विपक्ष चाहेगा? तो विपक्ष ने इस वक्त सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया है, जिसे कहते हैं ना चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया है। अब उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब ऐसा होता है तब दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कि ये सवाल सिर्फ सवाल इसका नहीं है कि दरअसल लाठीचार्ज किसने आदेश दिए चलाने के, सवाल इस बात का है। और बड़ा सवाल ये कि जिस विपक्ष को आप कमजोर मानते थे, जिस राहुल गांधी को आप कमजोर मानते थे, आज उन्हीं राहुल गांधी के सवालों से आप भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनके सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। दो ही तो सवाल है, लाठी चलाई आपके कहने पे या लाठी नहीं चली आपके कहने पे, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अगर लाठी आपके कहने पे चलाई है तो मान लीजिए हाँ मुझसे गलती हुई, तो अगर लाठी आपके कहने पे नहीं चली है तो फिर उन छात्रों से माफी मांग लीजिए जिन पे लाठी चली है, और आप ये कह दीजिए कि भाई हमसे सरकार नहीं चलती है, या उस अफसर खिलाफ कार्रवाई करिए। सर अब तो ये जब जैन जी का आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सब चीजें हुई, उसके बाद ये लगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बात थोड़ी संभल जाएगी, अब सब धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन अब तो राहुल गांधी एकदम अड़ गए हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री और अमित शाह तीनों ने मिलकर अपने आप को अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, तीनों ने मिलकर। अब आप झारखंड से जो वीडियोस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं उन वीडियो को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ तौर पर पत्थर मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा उन वीडियो में स्पष्ट तौर, मुझे नहीं मालूम कि वो वीडियो सच्चे हैं या गलत, जैसा भी है। पुलिस वाले बाकायदा बाइट दे रहे हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि भीड़ को भड़काया जा रहा है। तो और वहां पे आप झारखंड बंद का कॉल दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक्टिव दिखाई पड़ी, जंतर मंतर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्यों नहीं थी? जब यहां लाठीचार्ज हुआ तो उस लाठीचार्ज के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं खड़े थे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिरकत क्यों नहीं की? क्यों नहीं इंडिया भारत बंद का कॉल दिया गया? क्यों नहीं दिल्ली बंद का कॉल दिया गया? देते ना भाई। अब तो मोहन भागवत ने कह दिया है, मोहन भागवत से बड़ा तो कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस। मोहन भागवत का दर्जा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर है। उन्होंने तो कह दिया कि ये ज्यादा ईमानदार लोग, इनको देशद्रोही कहना गलत होगा। तो जब उन्होंने ये कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने को ये जवाब देना चाहिए कि भाई झारखंड में बंद का कॉल दे रहे हैं तो दिल्ली में बंद का कॉल क्यों नहीं दिया आपने? यहां तो आप गाली गलौज कर रहे थे, यहां तो आप दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के अध्यक्ष, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, पार्टी के अंदर वायरस और टुकड़े गैंग। मुझे लगता है नितिन नवीन जी को थोड़ी सी भी ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते जिस तरीके से आप एमएलए होके बोला करते थे, आप बीजेपी के कार्यकर्ता होके बोला करते थे। पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से बोलता है, देश का शिक्षा मंत्री इस तरीके से बोलता है, ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। आप इस तरीके से, अगर दहशतगर्दों की बी टीम है तो आपने रुकने क्यों दिया? वहां पे कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? पुलिस कभी शुरुआत में तो उससे खबरें प्लांट कराते थे कि भाई इतने डकैत, मर्डरर, कातिल चार्जशीटेड आ गए, गिरफ्तारी एक से ना हुई आपसे। ऐसी तो निकम्मी पुलिस हमने कभी नहीं देखी। दिल्ली की पुलिस निकम्मी नहीं है, दिल्ली की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है। दरअसल दिल्ली पुलिस के हाथ पैर बांध दिए गए और उनकी लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो दरअसल सरकार के सामने उठते बैठते भी पूछ कर है। और ये एक प्रोफेशनल पुलिसिंग के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं, ऐसे सीनियर ऑफिसर्स को जानता हूं, अगर आप उनसे बात करिए तो वो प्राइवेटली बेचारे रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये हालत है क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहे, रोज खबरें प्लांट हो रही हैं, गृह मंत्री जी बोलते नहीं है, पुलिस कमिश्नर चुप बैठा हुआ है, शाम को ब्रीफिंग होती नहीं। भाई आपने तो कवर किया है क्राइम, मैंने भी क्राइम कवर किया, बहुत पहले क्राइम कवर किया है, लेकिन भाई
दिल्ली पुलिस शाम को ब्रीफ करती थी, एक एक चीज की जानकारी देती थी, वहां से क्वेश्चन आंसर होते थे, सवाल जवाब होते थे। इतना बड़ा हादसा हो गया और दिल्ली पुलिस चुप, कोई नहीं बोलने वाला। तो अब ये है कि अब पहली बार दबोच लिया है विपक्ष ने, राहुल गांधी के चंगुल में फंस गए हैं, तो अब निकलने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अब गृह मंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो समझ में आती है, वो क्यों इतने डिफेंसिव है। सर एक सवाल, क्योंकि पहले आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया परसेप्शन बनाता था और वो धीरे धीरे रियलिटी में चेंज हो जाता था। इस बार भी कोशिश हुई कि सरकार जवाब देने को तैयार है, उसके बावजूद विपक्ष मान नहीं रहा। 2 दिन से ये चल रहा था और आज गृह मंत्री के बयान के बाद और ज़्यादा तेजी से शुरू हो गया है। लेकिन अब वो परसेप्शन जो है वो बन नहीं पाता, लोगों के जहन में उस तरीके से घर नहीं कर पाता। आज लेकिन राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग क्यों डरते हैं, अब डरना छोड़ दीजिए, देश के बच्चों ने भी डरना छोड़ दिया है। और प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोग तो चुप बैठे ही हुए हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम भी चुप बैठ जाएं। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर इन सब घटनाओं का? अब आप विक्रांत जो है वैसे ही मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, आप और भी क्या देखिए, मैंने वो पूरा बयान राहुल गांधी का सुना और राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब ये बात हमें और आप, चूंकि हम लोगों ने लंबे समय तक पत्रकारिता की हाँ, और थोड़े वरिष्ठ पदों पर भी रहे हम लोग, इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि आपने देखा पीटीआई यूनाई वहां पे खड़ी हुई थी, अमित शाह खड़े हुए थे, बयान दे रहे थे, एक सवाल पूछा उनसे? कोई नहीं। एक सवाल नहीं पूछा। राहुल गांधी अभी अपना स्टेटमेंट खत्म करें उसके पहले उनको इंटरप्ट कर दे। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, भाई आप मुझे इंटरप्ट करते करिए, लेकिन उनको क्यों इंटरप्ट करते? आप अमित शाह को इंटरप्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? ये सवाल तो मीडिया से पूछना चाहिए ना, भाई आप क्यों नहीं इंटरप्ट करते? आपके रिपोर्टर्स इतने डरे हुए क्यों बैठे हुए? संपादक इतने कमजोर क्यों दिखाई पड़ते? मालिकों की हालत इतनी खराब क्यों है? भाई पहला सवाल होना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि मैं संसद में आता हूं, सदन में नहीं संसद में तो मैं रोज आता हूं, और उसके आधार पर कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं तो संसद से गायब नहीं हूं। तो पहला सवाल होना चाहिए, आप सदन में क्यों नहीं आते? दूसरा सवाल होना चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए? तीसरा सवाल होना चाहिए कि आप उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनकी वजह से लाठीचार्ज हुआ। तीनों लेजिटिमेट क्वेश्चंस थे, लेकिन आपने देखा ना एएनआई के रिपोर्टर ने कोई सवाल पूछा, ना पीटीआई के रिपोर्टर ने कोई सवाल पूछा। क्यों? डर किस बात का? तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी की बातों में बहुत दम है। हमारे विपक्ष को दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछने की आदत ही खत्म हो गई है। वो डर गए हैं, या उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है, या क्या है, समझ में नहीं आता। जबकि उनमें से कुछ ऐसे ऐसे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कुछ बहुत अच्छे एंकर हैं, और पिछले दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कुछ एंकरों ने बहुत तीखे सवाल सरकार से पूछने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अमित शाह का जब सवाल आता है तो सब चुपचाप बैठ जाते हैं। भाई आप, अमित शाह वरिष्ठ आदमी है, पार्टी के बहुत बहुत ताकतवर आदमी है, बाहुबली आदमी है, तो आप रेस्पेक्टफुली तो सवाल पूछ सकते हैं ना। कौन कह रहा है कि आप उज्जड्डई से सवाल पूछिए? भाई हम लोगों से ये कहा जाता था कि ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, ये हमको एग्जैक्टली बोला गया, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, फर्म बट पोलाइट, ये वर्ड था। हाँ, फर्म बट पोलाइट, यानी आप सवाल मजबूती से पूछिए, लेकिन उद्दंड मत होइए, बदतमीजी मत करिए। ये राहुल गांधी ने जो प्रश्न खड़ा किया, और ये प्रश्न तो आज की तारीख में वाजिब सवाल है कि भाई मीडिया की ये हालत क्यों है। हाँ, कुछ ओपननेस मुझे दिखाई पड़नी शुरू हुई है। कुछ एक एंकर्स ने बहुत गहरे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, हालांकि 2 एक पहले भी थे जो करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। सर एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि मानसून सत्र का सर कल अंतिम दिन है, क्या इस सत्र को इस सरकार की जो छवि होती है, जो इकबाल होता है किसी भी सरकार का, उसके चूर चूर होने के रूप में याद रखा जाएगा? क्या इस सरकार सत्र के दौरान सरकार के साथ साथ जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनकी एक मजबूत छवि, एक जो ऑरा बना हुआ था, उस ऑरा के भी चकनाचूर होने के लिए याद रखा जाएगा? और एक और चीज की, विपक्ष की जो कमजोर छवि जिसकी आप बात कर रहे थे कि लगातार गढ़ने की कोशिश की गई, उसको भी बदलते हुए देखने के लिए क्या इस सत्र को याद रखा जाएगा? हालांकि इस सत्र में सर बहुत रोज हंगामा हुआ, लेकिन ये कुछ बड़ी घटनाएं हुई है पक्ष और विपक्ष के लिए। देखिए, तो किस तरह सत्र को देखा जाएगा? देखिए, सरकार को जब काम करना होता तो काम हो जाते हैं। इस बार भी हुए सर, जिसको उन्होंने पास 19 किए। बिल पास हो गए,
19 हाँ। बिल बिना डिस्कशन के पास हो गए। 2 बिल पे डिस्कशन हुआ भाई, जो परीक्षाओं से संबंधित जो बिल था उस पर डिस्कशन हुआ, हाँ। ठीक है। और विपक्ष के दबाव में आके आपने एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला कर लिया है। डिलिमिटेशन बिल आप लेके नहीं आ पाए। तो ऐसा नहीं है कि सत्र में काम नहीं हुआ भाई, जब सरकार चाहती है तो बिल तो पास करा लेती है। तो जब वो बिल पास हो रहे थे, जब वहां स्पीकर महोदय जब हाथ उठा के बिल पास करा रहे थे, तब तो अमित शाह जी बैठ सकते थे उसमें। कम से कम उनकी उपस्थिति तो दर्ज हो जाती कि नहीं दर्ज होती, यही तो मैं पूछ रहा हूं। संसद में आ रहे, सदन में भाई, सदन में क्यों नहीं आ रहे? सदन के बाहर तो बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। तो ये जो है, मुझे लगता है कि एक तो जो आपने इकबाल का प्रश्न किया है, ये तो छात्रों के आंदोलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खासतौर पे दोनों की, प्रधानमंत्री की छवि को तो पूरी तरीके से उन्होंने एक तरीके से धूल धूसरित कर दिया है। क्योंकि मैं कम से कम ये नहीं सोच सकता था कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में लोग एक शब्द सुनना नहीं चाहते थे, वहां बच्चों में उनके प्रति इतना आक्रोश दिखाई पड़ रहा था कि कुछ बच्चों ने गाली गलौज शब्द का भी इस्तेमाल किया, जो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये कि डर खौफ खत्म हो गया है। आपको लेके जो मोहब्बत थी, जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो भी खत्म हो गया है। अब लोग आपसे सवाल पूछते, जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो फिर वो मीम बनाने लगे हैं और आपका एक तरीके से मजाक उड़ाने लगे। तो जो प्रधानमंत्री अपनी गंभीर छवि के लिए जाने जाते थे, अगर उनका मजाक बनने लगे, मजाक उड़ने लगे, तो फिर वो इसका मतलब है कि छवि उनकी खत्म हो गई। और ऐसे ही राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू कहना शुरू किया था और धीरे धीरे वो बात सब तक पहुंच गई थी। जहां तक अमित शाह का है, तो अमित शाह ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। अमित शाह ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। अगर 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ और उसी दिन अगर उन्होंने बयान दे दिया होता, अगले दिन बयान दे देता और मजबूती से अगर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ले ली होती या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की होती जिन्होंने लाठी चार्ज किया, तो मुझे लगता है कि इतना नुकसान उनका नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में मुझे आज वाकई में, मैं उन अमित शाह को जानता हूं जो बहुत ही हमलावर हैं, बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं और उनकी संसदीय परंपराओं का अच्छा ज्ञान भी है उनको। लेकिन जब वो संसद के बाहर खड़े होकर इस तरीके से बोल रहे थे, तो मुझे वाकई में मुझे उन अमित शाह के दर्शन नहीं हुए जिनको मैं जानता हूं। मैं तो कभी मिला नहीं, मैं तो कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन जो तस्वीरों के माध्यम से जिस अमित शाह को मैं पहचानता हूं, जानता हूं, जिनको एक गृहमंत्री के तौर पर मानता हूं, वो आज कम से कम दिखाई नहीं, बेहद कमजोर दिखाई पड़े। बॉडी लैंग्वेज बहुत कमजोर थी, डिफेंसिव थी और कंधे एक तरीके से झूले हुए थे। सर, एक छोटा सा और सवाल, क्या इस सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्ष एकजुट रहा और राहुल गांधी जिस तरह से अडिग रहे अपने एक बात पर जो उन्होंने शुरुआत से कही कि गृह मंत्री जवाब दें, क्या राहुल गांधी के कद को लेकर, विपक्ष के भीतर कद को लेकर, उस पर भी कोई फर्क पड़ा है सर इस सत्र के दौरान? अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो स्वीकार्यता विपक्ष के नेताओं के भीतर। देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि माहौल ऐसा होता है, जब आपने देखा कि पूरा माहौल बदल गया और उस माहौल में राहुल गांधी ने जो विपक्ष को लीडरशिप दी है। यही राहुल गांधी जब 2024 के पहले बोलते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे या उनके साथ नहीं आते थे, विपक्ष के लोग ही स्टोरीज प्लांट करते रहते थे। लेकिन जब 2024 में उन्होंने देखा कि राहुल गांधी के कैंपेन की वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके टिक गई और उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो गई, महाराष्ट्र में हालत खराब हो गई, तो और वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से सरकार के ऊपर हमले किए, सरकार को घेरा, जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे, तो एक छवि उनकी जरूर बनी है। लेकिन इस आंदोलन ने राहुल गांधी को एक नए नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। विपक्ष में आज की तारीख में उनके टक्कर का कोई नेता है ही नहीं। अखिलेश यादव ने जरूर उनके साथ में हाँ मिलाने की कोशिश की है, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। लेकिन चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे, सब के सब कहाँ हैं भाई? हमारे आपके मित्र अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं? किस जगह पे है वो? तो और या ममता बनर्जी कहाँ है? क्या ममता बनर्जी नहीं शिरकत कर सकती? क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आके नहीं लगातार सवाल खड़े कर सकते थे? लेकिन क्या आपने एक भी सवाल देखा कि केजरीवाल साहब ने अमित शाह से एक भी सवाल पूछा? मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा। एथेनॉल पे जरूर वो एक लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिस एक आदमी को फायदा हुआ है वो है राहुल गांधी। और देखिए, झारखंड के माध्यम से उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसी दिन शाम को 5 बजे राहुल गांधी और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो झारखंड में सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ बोला कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लाठीचार्ज अगर हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। अब आप कैसे पकड़ेंगे उनको? फिर कहता आप झारखंड क्यों नहीं गए? अरे भाई, झारखंड नहीं गए तो क्या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री साहब सवाल पूछेंगे, सदन में क्यों नहीं गए?
झारखंड तो फिर भी हवाई जहाज पकड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ तो आपको चंद कदम चलते हुए चलना होगा। मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री जी सदन में आए या नहीं आए, लेकिन कम से कम गृह मंत्री तो संसद में दिखाई पड़े। सॉरी, संसद में आए कि नहीं आए, लेकिन गृह मंत्री जी तो संसद में थे, 2 कदम चल लेते, थोड़ा वॉक ही हो जाता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर। हालांकि इस सत्र को जरूर याद रखा जाएगा विपक्ष के तेवरों के लिए, और सरकार को जिस कदर उन्होंने झुकाया उसके लिए भी शायद इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।